नमस्कार साथियों। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड की, उसका जो विज्ञापन है, विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है कल 17/7/2025 को। इसकी जो विज्ञापन संख्या है वो यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ये इसकी विज्ञापन संख्या है। और पोस्ट वाइज विवरण इस प्रकार से है यहाँ पर कि हिंदी की 710 पोस्ट हैं, अंग्रेजी की 307 हैं, संस्कृत की 70 पोस्ट हैं, ये कंप्लीट। अब इसमें आपको इस विस्तृत विज्ञापन में क्या क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, डॉक्यूमेंट आपको कैसे क्या बनवाने हैं पहले से, ये सारी बातें लिखी होती हैं। बाद में आप जब आरपीएससी का डीवी कराओगे, सिलेक्शन होने के बाद में, आज का जो दो गुणों में जो डीवी होता है, ठीक है, 2 गुणाओं में, तो उसमें भी आपको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस विज्ञापन के आधार पर ही आपको पात्रता मानी जाती है। ठीक है, तो एपीआर वाले इसमें भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर लिखी हुई है। क्योंकि आपने देखा भी, आरपीएससी हो चाहे आरएसएस भी हो, ठीक है, दोनों विड्रॉ के ऑप्शन देती है। और आरपीएससी ने भी सेकंड ग्रेड के जो मेन जो भर्ती है, अभी जो आपकी सितंबर में जिनके एग्ज़ाम हैं, उसके लिए भी काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट किए हैं, लगभग 52-53 हज़ार फॉर्म रिजेक्ट किए थे। और तो इस वजह से इस विज्ञापन को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है और हर चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, पूरी प्रत्येक डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीटली। तो ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा ज़रूर है, बाकी आपको हर चीज़ इसके अंदर जो कि है दे रखी है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आगे इसमें न तो डीवी में समस्या आए, न आपको कोई विड्रॉ की दिक्कत आए, और न कोई आपका रिजेक्ट हो फॉर्म। ये वैकेंसी है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो वैकेंसी तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी है। और इसके बाद यहाँ से आप देखें, संस्कृत पंजाबी के लिए 6 हैं, राजस्थानी के लिए 6 पोस्ट हैं, उर्दू के लिए 140 हैं। तो ये पोस्ट विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद टोटल जो हम वैकेंसी की बात करें इसके अंदर, तो वो है 3225 वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर नोट एक चीज़ दे रखी है कि इनके पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ये बात यहाँ लिखी है। पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं है, न कोई इसमें कमी होगी, कमी का चांस कम है, वृद्धि के चांस भी कमी होते हैं, बस जो है वो उतना ही दे जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखते चलें हर एक चीज़ को, प्रत्येक निर्देश को आपको पढ़ना है। यहाँ पर उक्त सभी विषयों के पदों का जो वर्गवार वर्गीकरण है, पृथक से आयोग के द्वारा शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी ये टोटल पोस्ट है, और कैटेगरीज वाइज जो वर्गीकरण है वो आपको बाद में जारी किया जाएगा। नोट में क्या क्या लिखा गया है, काम काम की बातें हैं, वही मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। अधिसूचना विशेष सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, यथास्थिति अनुसूचित जनजाति और कार्मिक विभाग की अधिसूचना इसके के अनुसार किसी वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़ा वर्ग के पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दिशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 वर्ष से भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसे अग्रणित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही भरी जाएंगी, परंतु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसी भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के संगठित नहीं किया जाएगा, परंतु यदि इस उपनियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों को भरा जाना पद आधारित इस रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। रोस्टर में आरक्षित पदों की उपलब्ध रिक्तियों के अनुसूचित जातियों, यथाशक्ति अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग, यथास्थिति अति पिछड़ा व्यक्तियों से ही भरा जाएगा, उनके जिनके लिए ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध होती हैं। ये इतने सारी लाइनों का सीधा मतलब ये है, अगर एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है, ये 3 जो रिजर्वेशन कैटेगरी हैं, ठीक है, इसके अंदर ईडब्ल्यूएस भी है अगले वाले में, जो
EWS का भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये 3 विशेष रूप से जो कैटेगरी हैं, यदि इनकी कोई रिक्त सीट रहती है, यदि इनकी कोई खाली सीट रहती है, रिक्त रहती है, तो इनको अगली जो 3 भर्तियां हैं 3 वर्षों की, 3 वर्षों का मतलब आगे की जो भर्तियां हैं उनमें उनको उन्हीं कैटेगरी के द्वारा, मतलब एससी को एससी के द्वारा भरी जाएगी, एसटी को एसटी के द्वारा भरी जाएगी, ओबीसी को ओबीसी के द्वारा ही भरी जाएगी। ठीक है, मतलब जिस कैटेगरी में ये सीटें खाली रहती हैं उसी कैटेगरी के द्वारा भरी जाती है। जबकि एक EWS का भी लिखा है इसमें, EWS के लिए आरक्षित पदों के पात्र एवं अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर पदानुसार में सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। हाँ, EWS के लिए ध्यान रखना, अगर EWS की कोई खाली सीटें रहती हैं तो वो किससे भरी जाएंगी? सामान्य से। अब सामान्य में वही रिजर्वेशन के नियम लागू होते हैं उसके अंदर कि यदि SC ST OBC का कोई कैंडिडेट इसके जनरल के बराबर परसेंटेज क्वालिफाई करता है तो वो सामान्य में काउंट होता है। ठीक है, तो वो इसके खाली पदों में हस्तक्षेप कर सकता है, तो करता है सामान्य में। तो यहाँ पर लेकिन अगर SC ST OBC का कोई पद खाली रहता है तो वो सिर्फ इन्हीं कैटेगरी से ही भरा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगले हम बात करें यहाँ पर विच्छिन्न विवाद परित्यक्ता तलाकशुदा महिला के, इसमें ध्यान रखना इसका भी सेम नियम है जो कैटेगरी वाइज का नियम है, इसमें भी वही है रहेगा। लेकिन जैसे कोई विधवा महिला है तो वो विधवा महिला उसी कैटेगरी की, जैसे यदि वो SC की है तो SC की ही महिला उसके ऊपर आ सकती है। ठीक है, समझ रहे हो बात? अगर SC की महिला की यदि विधवा सीट क्या रहती है? खाली रहती है SC की, तो उसके अंदर SC की सामान्य महिला, SC की सामान्य महिला के द्वारा, SC की सामान्य महिला के द्वारा वो पद क्या हो जाएंगे? भरे जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें कि SC के है तो SC के द्वारा भरी जाती हैं, अगर वो नहीं मिलती हैं तो, जैसे मैं यहाँ पर इस चीज़ को बताऊँ कि यदि जैसे 10 सीटें हैं विधवा की, ठीक है, SC महिला की कितनी सीटें हैं? 10, और उसमें से जो मुख्य महिलाएं मिली हैं वो लगभग 5 महिलाएं उनको मिली हैं, ये विधवा महिलाएं, ध्यान रखना। और अब यहाँ पर 5 सीटें खाली रह जाती हैं, 5 सीटें खाली रह गई यहाँ पर। ये 5 सीटें सामान्य का मतलब SC की सामान्य महिलाएं, SC की महिलाओं के द्वारा ही ये सीटें क्या जाएंगी? भरी जाएंगी। सेम प्रक्रिया ST के लिए रहेगी और OBC के लिए रहेगी। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई। इसके बाद है विशेष योग्यजन के लिए है, उनके लिए हॉरिजेंटल आरक्षण है, जिस वर्ग में है उसी वर्ग में उसको समायोजित किया जाएगा। अगले हम बात करें यहाँ पर 5वें नंबर की बात करें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्ग क्षैतिज हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल आरक्षण वो होता है जिसके अंदर जैसे उसकी उस कैटेगरी के, जैसे ST कैटेगरी की यदि 10 सीटें हॉरिजेंटल में आती हैं, ठीक है, इसमें आर्मी वाले में, भूतपूर्व सैनिकों में, एक्स सर्विसमैन में, तो 10 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ ST का ही यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक इसके अंदर शामिल होगा। अदर किसी भी कैटेगरी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। चाहे सीट खाली रहे तो इनको अगली भर्ती में भी किसमें? भूतपूर्व सैनिकों में ही काउंट किया जाएगा। इसके अंदर सामान्य स्थिति का मतलब ST का कोई भी पुरुष वर्ग या महिला वर्ग इसके अंदर शामिल नहीं हो सकती। इसके लिए भूतपूर्व सैनिक का होना जरूरी है सेम कैटेगरी में। 6ठे नंबर की हम बात करें, बाकी में इन चीज़ों को मैं स्पीडली मैंने रीड कर लिया है तो आप इनको बस थोड़ा सा देखते चलना। राजस्थान दिव्यांग अधिनियम 2018 के अनुसार किसी भर्ती में कोई रिक्ति उपलब्ध वैसे निःशक्तताओं के लिए है जो कि उस भर्ती के आधार पर है, इससे 2018 के अनुसार। 7वें नंबर की हम बात करें SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो वर्ग है EWS, भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासी को ही देय होगा। ठीक है, अगर किसी अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरता है तो वो जनरल सामान्य में शामिल होता है। ठीक है, ये बात इसने कही गई है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी पात्रता वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का लाभ देय होगा, ध्यान रखना। ये तो खैर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अलग से है, ये वैकेंसी भी है फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो। और यहाँ पर आगे हम बात करते हैं इसके जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में। देखो यहाँ पर
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें, फर्स्ट नंबर, उपयुक्त पद क्रम संख्या 1 से 12 तक के और 14 से 16 तक के लिए है यहाँ पर। पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद डिग्री एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिलिंग। ये देखो, ये आजकल एक संस्था भी है जिसे हम NCTE, ठीक है। तो ये क्या है, बीएड का है मुख्य रूप से। इसके अंदर जो काम है वो है बीएड का, जो लगभग सभी के पास है, तो ये कोई वो नहीं है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। एक ड्राइंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मतलब बीएड का होना मस्ट नहीं है। जो ड्राइंग सब्जेक्ट होती है उसके अंदर बीएड का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब होती भी नहीं है वैसे तो इसके अंदर, बाकी और में आपको लगभग बीएड मस्ट है। आपके यहाँ पर क्रम संख्या दे रखी है पदों के अनुसार 1 से 12 एवं 14 से 16। यहाँ पर आप एक बार मैं बैक करके इसको दिखा देता हूँ। 1 से 14 का मतलब यहाँ पर ये वाली रहेंगी, हिंदी अंग्रेजी 14 तक की यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, कि केमिस्ट्री तक, ठीक है। बाकी फिर 14 से 16 भी दे रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको इनके जो नंबर दे रखे हैं उसके अनुसार आपकी शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर निर्धारण होगा। जैसे 17 नंबर के लिए क्या दे रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसके अलावा वो यूजीसी जूलॉजी बॉटनी, भाई जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपकी पीजी होना ज़रूरी है। तो और इसके अलावा सभी में लगभग बीएड का होना भी ज़रूरी है। इसको एपियर वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं, ध्यान रखें। जो भी एपियर में चल रहे हैं, एपियर का मतलब यहाँ पर जो फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, एमएससी फाइनल ईयर जिनका बीएड पहले हो चुका है, या फिर बीएड सेकेंड ईयर वाले, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर वाले और एमएससी या एमए फाइनल वाले, ठीक है, एमए या एमएससी फाइनल वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर ये एक कंडीशन होती है इसकी कि आपको एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम डेट से पहले, एग्ज़ाम जो डेट होगी आपकी उससे पहले आपका रिजल्ट आना बहुत ही ज़रूरी है भाई। इसके उससे पहले आपका रिजल्ट आना ज़रूरी है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ग्रेड अभी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम है, सितंबर के माह में है, ठीक है। तो सितंबर में है, जैसे 18 है, 10 सितंबर है, जैसे 10 सितंबर को अगर ये एग्ज़ाम होती है तो आपका रिजल्ट 9 सितंबर को आना बहुत ही ज़रूरी है। ये होता है एपियर का यहाँ पर आरपीएससी का रूल, एग्ज़ाम से पहले आपका रिजल्ट का होना ज़रूरी होता है। आगे यहाँ पर देखें, ये अपने उसके अकॉर्डिंग है। 21 नंबर पे क्या है सब्जेक्ट, 22 से 27 पर क्या सब्जेक्ट है, ये इनकी वो दे रखी है। इसके अलावा एक नोट है जिसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये नोट काम का है। अब ज़रूर काम का है, पहले तो ये इतना होता नहीं था। फर्स्ट नंबर देखें आप, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तभी करें। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदक पत्र अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदक पत्र को प्रत्याहरित विड्रॉ करने का विकल्प उपलब्ध होगा, उसको वापस निकालने का। असत्य या गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना के कारण अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता के अनुसार 217 धारा के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच में साक्षात्कार के दौरान अपात्र, ये लाइन देख लो आप यहाँ पर, गलत इन्फॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट ग्रेड वाला, फर्स्ट ईयर वाला कोई कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई करता है तो वो इसके लिए अपात्र होगा बाद में, क्योंकि वो इसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु की इसकी स्थिति को पूरी नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को पूर्ण नहीं कर रहा है, तो वो अपात्र माना जाएगा आगे एक्ट धारा 217 के अकॉर्डिंग। और उसको आगे भी लिख रखा है, आगामी ऑनलाइन आवेदक को निरस्त करते हुए आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्तित दीवार किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले ज़रूर हो सकता था, पहले तो आप चाहे बीए ही करते ना, या फिर बीएड आप करते, पीजी आपने बिल्कुल शुरू भी नहीं किया, तभी भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते थे। किस बेस पर, उस समय क्या है फीस का होता था, अब क्या है वर्तमान में जो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके कारण ये चीज़ें हुई है। तो ये नोट का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप शैक्षणिक योग्यता अभी मैंने आपको बताई, आपका फाइनल ईयर का होना ज़रूरी है, बीएड का फाइनल ईयर का होना ज़रूरी है, साथ में कंप्लीट हो वो तो खैर बेस्ट है। और इसके अलावा आपके पास
जैसे ही रिजल्ट आए उससे पहले आपकी योग्यताएं कंप्लीट होना मस्ट है। इसके अलावा आगे यहाँ पर देख सकते हो आप, अगली जो है, हर चीज़ को मैं यहाँ पर समय जरूर लग रहा है लेकिन हर पॉइंट को बताना यहाँ पर जरूरी है। शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति ही आवेदन के लिए पात्र होगा। ये ध्यान रखना, अंतिम वर्ष की बात कर रहा है ये, जो मैंने अभी आपको बताई है बीएड अंतिम वर्ष, ठीक है, बीएड अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर, और एमए, किसी ने बीएड पहले कर लिया तो एमए या एमएससी पीजी का कोर्स, उसका भी आपको फाइनल ईयर का होना जरूरी है। कहीं आप फर्स्ट ईयर की ओर उस फॉर्म को भर रहे हो एपीआर में, ऐसे नहीं होगा, डिबार किया जाएगा फिर, ठीक है। वेतन की बात करते हैं, L12 में आता है, वेतन है 4800 पे ग्रेड, वेतन बहुत ज़्यादा है फर्स्ट ग्रेड का। अभी जब ये भर्ती होगी उस समय तो 8वां पे कमीशन भी लग जाएगा, ठीक है, 8वां सीपीसी लग जाएगा, तो लगभग 1 लाख प्लस इनकी सैलरी रहेगी। तो आप इस चीज़ के लिए अच्छी मेहनत करें, 1 लाख सैलरी बहुत होती है। 1/6 आपकी जो आयु की काउंटिंग बल करनी है वो आपको 1 जनवरी 2026 से करनी है, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। अगर किसी भी कैंडिडेट को छूट लेनी है तो यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये छूट का है, जहाँ पर राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष को 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा जो महिला कैंडिडेट हैं यही कैटेगरी के सेम SC ST OBC EWS, ठीक है, EWS, इनको मिल रही है 10 वर्ष की छूट, इनको मिल रही है 5 वर्ष की छूट। सामान्य अनारक्षित महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है, ध्यान रखना, जो जनरल महिलाएं हैं उनकी बात कर रहा है ये। विधवा एवं विच्छिन्न महिलाओं के लिए आयु की अधिकतम कोई सीमा होती नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी, इसमें क्या है, इनका क्या होता है, देखो जब आप फॉर्म फिल करते हो आरपीएस इसका फर्स्ट ग्रेड वाला, तो उसके अंदर इसको आपको टिक करना होता है, ये ऑप्शन आता है कि आप छूट आयु में छूट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, इसमें आपको टिक करना होता है। और यही टिक आपको कब करना होता है, डीवी के समय, जब आप डीवी करते हो उस समय आपको एक डिटेल्स फॉर्म होता है, ठीक है, डिटेल्स फॉर्म जो भरा जाता है जिसको हम विस्तृत आवेदक फॉर्म बोलते हैं, आपको विस्तृत आवेदक फॉर्म जो कि आप डीवी के समय भरोगे, उसमें भी आपको इसको टिक करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने रिलेक्शन लिया है, छूट लिए हैं आपने, तो इसको आपको भरना, मतलब टिक करना जरूरी होता है। ध्यान रखें, आरपीसी का जो डिटेल्स फॉर्म होता है, विस्तृत आवेदक फॉर्म होता है, ये बहुत डीपली चेक होता है, ठीक है, और इसके ही यही आपका फॉर्म स्कूल में आता है जब ही आपकी क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है। और ये फॉर्म आपको आपकी जो जैसे ज्वाइनिंग लास्ट आपको फाइनल तक, जब तक आपकी जॉब रहती है तब तक आपके पास में ये फॉर्म होता है। तो इसलिए कोई भी गलती ना करें, जो चीज़ें हैं आप इसको केयरफुली काम करें। और डॉक्यूमेंटों का विशेष रूप से इशू होता है कि हम आधार कार्ड के बेस पर अपना फॉर्म भर देते हैं, ध्यान रखना, आधार कार्ड के अनुसार कोई फॉर्म ना भरें, आधार कार्ड के अनुसार फॉर्म न भरें। आप आपके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो आपकी एजुकेशन जो डिग्रियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करें, फॉर्म अप्लाई करेंगे। आधार कार्ड में क्या है, नाम में दिक्कत है, वो आप संशोधन करवा सकते हो, लेकिन मार्कशीटों में सब जगह कहाँ पर संशोधन होगा। और ये समस्या 2022 वाली भर्ती हो चाहे रीट की भर्ती हो, इतने सारों को बाहर किया है इन कारण से, तो इसलिए आप ये गलती अभी ना करें। आगे की हम बात देखते हैं, इसमें ये कुछ रिलेक्शन थे जो कि नॉर्मली हैं। और आगे यहाँ पर अन्य विवरणों में चयन प्रक्रिया देखें। चयन प्रक्रिया तो आपको पता ही है, 2 एग्जाम होती हैं। फर्स्ट पेपर होता है जिसके अंदर भी आपको पास होना होता है 40% का, और सेकंड पेपर है उसके अंदर भी आपको पास होना होता है 40% का। ध्यान रखना, दोनों में अलग अलग होना होता है, दोनों पेपरों में अलग अलग पास होना बहुत ही मस्ट है। ये इसकी मिनिमम कैलकुलेशन वो है। परीक्षा तिथि आपको इस संबंध में अभी यथा सूचित किया जाएगा, तो ये आपको पता है अभी फर्स्ट ग्रेड की वर्तमान भर्ती है, ये पहले क्लियर होगी, लेकिन इसकी संभावित जो एग्ज़ाम रहेगी लगभग, वो रहेगी लगभग जुलाई के माह तक, ठीक है। जून में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन लगभग जुलाई तक माने आप, क्योंकि इससे अभी तो फर्स्ट ग्रेड का दुगुणों का रिजल्ट आएगा, दुगुणों के बाद में उनका फाइनल डीवी होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर उनका पदस्थापन होगा, तो समय लगता है देखो प्रत्येक प्रक्रिया में, है ना। तो इस चीज़ की एक चीज़ और दे रखी है जिसको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वो आप यहाँ पर देख सकते हो इस चीज़ को, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन, आपको पता है पशु परिचर में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, फर्स्ट ग्रेड में भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ये बात इसने कही है क्लियर कि आवश्यकता पड़ने पर,
भाई नीड होगी, आवश्यकता होगी तो ही वहाँ पर ये सामान्यकरण की प्रक्रिया होगी, नॉर्मलाइजेशन की ये रहेगी, अन्यथा नहीं होता है फर्स्ट ग्रेड में, क्योंकि इनका अलग अलग ग्रुप होते हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो ABC, ठीक है, ABC ग्रुप वाइज होती है एग्ज़ाम, तो चांस न के बराबर होते हैं। यहाँ पर जो आपको फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 14 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक, 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त से लेकर के 12 जो सितंबर है तक आप इसको फॉर्म भर दें। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या क्या आपको पहले चाहिए, वो भी इसके अंदर दे रखा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखें यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया, ये आप ई मित्र से करवाएं और या फिर आप सेल्फ भी कर सकते हो। ध्यान रखना इसका एक प्रिंट आपके पास में होना चाहिए। ध्यान रखना प्रिंट सुरक्षित रखें, ये बात का ध्यान रखें। इस प्रिंट की आवश्यकता पड़ती है DV के समय पर, ठीक है, ये प्रिंट आपको मस्ट है, ये DV के समय भी चाहिए। और यदि कोई जांच होती है, जैसे आपको पता है अभी जैसे आप देख रहे हो 2018 से लेकर के 2018 क्या और भी पहले वाली 2014 हो, 16 हो, 18 हो, 2020 वाली, 20 तो खैर हुई नहीं थी, लेकिन ये भर्तियाँ इनकी सभी की रीट की भर्ती हो, इन सभी की आपको पता है वापस वो एक तरह से जांच हुई थी, वापस उनके डॉक्यूमेंट जमा हुए थे, तो उस समय भी आपको ये विस्तृत आवेदक फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वैसे SSID पे मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप इसका प्रिंट आपके पास में रखें, क्योंकि प्रिंट इसलिए भी रखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यदि आपका फॉर्म उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मान लो रिजेक्ट कर दिया, तो उस समय आपके पास में प्रिंट होगा। रिजेक्ट का मतलब वहाँ पर लिखा आएगा क्लोज, आपने देखा होगा अभी सेकंड ग्रेड में जो अभी भर्ती है उसके अंदर क्लोज किया है, तो क्लोज के आने के बाद अब आपके पास में प्रिंट होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट नहीं है तो आपका फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ ओपन ही नहीं होगा वो फॉर्म, इसलिए इसका आपके पास में क्या ज़रूरी होना है, प्रिंट आप मस्ट रखें। इस लाइन को मैं यहाँ पर हाईलाइटली भी कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट मस्ट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये रखें आप आपके पास में, क्योंकि क्लोज होने की स्थिति में यही काम देता है। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया आप करवा लेना, इसमें कोई इतना कोई अलग चीज़ नहीं है। अब यहाँ से देखो संशोधन संबंधित सूचना, पहले आप ध्यान रखो किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हुई नहीं पहले से ही, ठीक है, आप बिल्कुल केयरफुली इतनी सावधानी से फॉर्म भरें, ये बात को ध्यान रखें, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से फॉर्म भरें, हर एक चीज़ को देख करके। ई मित्र वाले गलती कर देते हैं, आप खुद भर करके खुद देख करके हर चीज़, नाम को, पिता का नाम को, मेल फीमेल को, ठीक है, स्वयं का नाम, पिता का नाम, इसके अलावा माता का नाम, आपकी कैटेगरी और DOB, ये सारी चीज़ें आप खुद चेक करोगे, ठीक है। ई मित्र का काम फिर उसको हम इस चीज़ के लिए वो नहीं कह सकते, पहले इसमें देखो क्लियर चीज़ लिखी हुई है, आप इसमें देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन अनुसार कर सकते हैं तथा विज्ञापन के अनुसार, ये तो मस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, आपको मैं बताऊं इसमें कि इसके लिए आपको 500 रुपये का भुगतान करना पड़ जाएगा बाद में, ठीक है, अगर आप सही कराओगे तो 500 रुपये, और DV में भी कराओगे तो अलग से 500 रुपये। तो इसलिए आप पहले से ध्यान रखें इस चीज़ को, अभी से ठीक करा के चलें। निर्धारित शुल्क देखो 500 रुपये दे भी रखा है इसके अंदर, ये RPSC में भी जमा कराना पड़ता है आपको, कब, जब DV के समय पर, जो गलती है ना इस वजह से। इसके अलावा आयोग ध्यान रखना परीक्षा की तिथि की घोषणा 60 दिन पूर्व कर देगा, 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट विकल्प खोला जाएगा और अभ्यर्थी की फ़ोटो, नाम, पिता के नाम में संशोधन कर सकता है। 7 दिन के लिए टाइम मिलता है एडिट करने का भी, वो भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि गलती भी हो जाए तो उस समय आपको सुधारने का मौका मिल जाएगा, उसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये यहाँ पर। और आगे यहाँ पर देखें आप, ये कुछ फीस हैं जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, 600-400। इसके अलावा यहाँ से ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अब यहाँ से कुछ सिलेबस के बारे में भी दिखा रखा है, उसको भी आप यहाँ पर एक बार देख लें। 150 क्वेश्चन मार्क का है, फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्लियर एक बात लिखी हुई है जो मैंने पहले बता दी थी, ईच पेपर यानी प्रत्येक पेपर में आपको 40% मार्क जरूरी है, ध्यान रखें प्रत्येक पेपर में, ठीक है, ईच यानी प्रत्येक पेपर में। और इसके अंदर वही सेम प्रोसेस है, कोई अलग से चेंज नहीं किया गया है, वही 1 घंटे 30 मिनट का पेपर है, वही 75 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर,
सारे सब्जेक्ट वही है, सिलेबस में कोई बदलाव है नहीं। वैसे देखो वही इंडियन नेशनल वही है अभी वर्तमान का। सेकंड एजुकेशन एबिलिटी ये दे रखी है। इसके अलावा सेकंड लेवल लैंग्वेज ये है, हिंदी इंग्लिश है, करंट अफेयर है, और जनरल साइंस है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, यहाँ पर एजुकेशन सीन राइट टू एजुकेशन RT 2000 सेम है। वर्तमान वाला जो सिलेबस है वो सेम टू सेम ये दे रखा है। सेकंड का यहाँ पर दे रखा है सब्जेक्ट का, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज भी वही 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वही 450 नंबर का पेपर दे रखा है, 150 और 300, ठीक है, 450 का टोटल है। इसके अलावा यहाँ से आप देखें और भी विषयों का अलग अलग है। जनरल स्टडी ये अलग सब उसके लिए दे रखा है, सब्जेक्ट वाइज आप देख लेना इसके अंदर। अब कुछ प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हाँ एक चीज़ थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। आपके एक तो मोबाइल नंबर, ठीक है, और एक मेल, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आप हमेशा सही भरना, ठीक है। सही भरना मतलब बाद में क्या होता है, जैसे विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों को ये समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि वो या तो भाई के नंबर देते हैं या फिर फादर का नंबर, ठीक है। तो ऐसे नंबर दें आप, चाहे भाई के दे फादर के, जो हमेशा क्या हो चालू हो, जिसके अंदर रिचार्ज होता रहे, वो ही आप इसके अंदर नंबर देंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपने देखा होगा 2016 की भर्ती है, 2014 वाली भर्तियां हैं, 2015 वाली भर्तियां हैं, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उनका अभी वेटिंग आ रही है, उनकी वेटिंग लिस्ट आज आ रही है। और वो आपको सूचना कहाँ से मिलती है, वो सिर्फ आपकी फ़ोन से ईमेल के माध्यम से ही वो सूचना मिलती है। तो ये आपका सही होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं प्रमाण पत्रों को लेकर के। आगे का प्रमाण पत्रों का सत्यापन यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि मुख्य रूप से जो बातें हैं ना, आपकी जो लास्ट डेट है 12 सितंबर 2025 से पहले के प्रमाण पत्र होना जरूरी है, से पहले, ये ध्यान रखेंगे वैसा कि 12 सितंबर 2025 से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास में होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र की बात करो, चाहे वो मूल निवास की बात करो, चाहे वो EWS के प्रमाण पत्र की बात करो, ठीक है, या OBS का जो OBC का जो सर्टिफिकेट है उसकी बात करो, ये सारे, ठीक है। कौन कौन से बता रहा हूँ मैं वापस, EWS हो, OBC हो, इन दोनों की 12 सितंबर से पहले के होने चाहिए और नवीनतम ही हो, ठीक है। ये ध्यान रखिए, नवीनतम मतलब नए ही होने चाहिए, आपके ज़्यादा पुराने नहीं हो, क्योंकि ये क्या है, DV होने में समय लग जाता है, तो इसलिए ये फिर इनको आपको दोबारा रिन्यू कराना होता है या दूसरा बनवाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप नए बनवाएंगे। इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी के हैं, SC ST के, वो 2000 ये सोचें 18 के बाद का सारा ठीक है उनका, 2018 के बाद के जिनके भी डिजिटल बने हुए हैं, बस थोड़ा सा डिजिटल का ध्यान रखना, वो मस्ट है। बाकी तो इनके कितने भी पुराने हों वो चल जाते हैं, ठीक है, मान्य है वो, सिर्फ इनका ध्यान रखेंगे EWS और OBS का। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और भी ध्यान रखनी है कि जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, उनका विशेष रूप से इसके अंदर वो है कि वो पिता और माता की आय के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा, ठीक है, इनका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक मूल निवास और एक जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों प्रमाण पत्र है ना, विवाहित महिलाएं, जो भी विवाहित महिलाएं हैं, ठीक है, जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनको किसके नाम का चाहिए, पिता के नाम का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस पिता के नाम का मस्ट है। ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या है, पिता के नाम का ही यहाँ पर मस्ट है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। पिता के नाम का ही आपको सर्टिफिकेट चाहिए, मूल निवास हो और जाति प्रमाण पत्र हो। आय का इसमें कोई विवरण नहीं होता, आय को आप 2.5 लाख से कम है तो आप बनवा लें। इन प्रमाण पत्रों को वापस आप देख लें, इसको थोड़ा पीछे आप चाहें,
EWS और OBC को नवीनतम बनवाना है नया, ठीक है, नया ही आप बनवा लें, बेस्ट है। इसके अलावा SC ST OBC का 2018 के बाद का मतलब डिजिटल बना होना ज़रूरी है, वो यहाँ पर वैलिड है। इसके अलावा विवाहित महिला है, उसको मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र किसके नाम का होना चाहिए, पिता के नाम का। देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर लिखी हुई है, इस लाइन को आप देखो, पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हाईलाइट करके लिखी हुई है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझें, सुने कि आपको जो विवाहित महिलाएं हैं वो पिता के नाम का ही बनवाएं, ठीक है। ये सर्टिफिकेटों से रिलेटेड है, बाकी और कोई इसमें कोई अलग से वो नहीं है, ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है बस, ठीक है। तो ये रहता है आपका। अब इसमें भी अगर आपको किसी भी लाइन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो आप मुझे कभी भी कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य रहेगा कि निश्चित रूप से आपको वो क्लियर करके उस जानकारी को प्रोवाइड कराई जाए। मुख्य रूप से जो काम की बातें हैं इसके अंदर, वो आपको एक तो ध्यान रखना है, मुख्य रूप से वो है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यहाँ पर एक मूल निवास है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके आधार पर भी कभी कभी RPSC में दिक्कत कर देती है। दूसरा एक होता है यहाँ पर विधवा महिलाएं हैं तो जो तलाकशुदा हैं उनके लिए डिक्री, विधवा महिलाएं हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पति का, ठीक है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर मस्ट है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके सारे डॉक्यूमेंटों में आपके नाम सही होने चाहिए। इसके अलावा फादर का नेम सही होना चाहिए, मदर का नेम सही होना चाहिए, DOB सही होनी चाहिए और मेल फीमेल का सही होना चाहिए, ठीक है। मेरे खुद के मेरे PO क्षेत्र में एक महिला थी जो कि रीट वाली भर्ती थी 2018 वाली, उसके अंदर उसने, वो फीमेल थी और उसने किस कैटेगरी से भर दिया, उसने फॉर्म मेल के कैटेगरी से हो गया। अब उसका जो सिलेक्शन है वो किस कैटेगरी से हो गया, फीमेल से तो उसका सिलेक्शन हो गया लेकिन मेल से नहीं हुआ, और जबकि फॉर्म किससे कर दिया उसने, फॉर्म मेल से। फिर उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और उसको 3 साल बाद यानी 18 के बाद 2021 में मेरे PO क्षेत्र में वो जॉब करने के लिए आई है रीट में। तो अब 3 साल उसको वेट करना पड़ गया, समझ रहे हो बात। कोर्ट केस के बाद 22 में उसको 3 साल तो ऐसे कोई 2022 में वो ज्वाइनिंग करने के लिए आई थी, लगभग जब भी आ गई थी शुरू में। तो ये ध्यान रखें आप, ये सारी चीज़ें कभी भी आप गलती ना करें। वीडियो ज़रूर बड़ा है लेकिन आपके लिए हर एक चीज़ बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे ही हम फॉर्म भर देते हैं फिर बाद में पता चलता है कि हमने गलती कर दी, ठीक है साथियों। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें। और बाकी आपको DV की आगे की प्रक्रियाओं से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर सेकंड ग्रेड से रिलेटेड पूरी काफ़ी वीडियो, और भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल में कुछ भी हो, सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा।